नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एमए प्रेस के थर्ड पेपर का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की समस्याएं। राष्ट्र के निर्माण में बहुत सारी समस्या है जिसका हमें अध्ययन करना चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र निर्माण की समस्याएं, इसमें हम लौकिकता क्या होती है इसको हम समझें ताकि हम राष्ट्र निर्माण की समस्याओं को समझ पाएंगे और ढंग से। लौकिकता या पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। भारत में हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन लाने में लौकिकीकरण जो है या धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लौकिकता का अर्थ होता है पहले जिन वस्तुओं को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता था उसके स्थान पर उन्हें तार्किक, बौद्धिक और लौकिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। भारत में लौकिकता अंग्रेजों की देन है। यातायात के साधनों के विकास, कस्बों और नगरों में जो वृद्धि हुई है, औद्योगिकरण, गतिशीलता में वृद्धि, शिक्षा का प्रसार, दोनों महायुद्धों और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों, इन सभी ने भारत में लौकिकीकरण की प्रक्रिया को, इनके विकास और विस्तार में योगदान दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रजातंत्र की स्थापना, नवीन संविधान और नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए, वैक्स मताधिकार, नवीन कानून और योजनाबद्ध विकास ने इस प्रक्रिया को और भी तीव्र कर दिया। लौकिकता के अंतर्गत हम देखते हैं कि धार्मिक व परंपरागत व्यवहारों के स्थान पर तार्किक दृष्टिकोण अपनाया जाता है और तर्कहीन व्यवहारों को त्याग दिया जाता है। और इसको परिभाषित करते हुए विल्बर्ट मूर लिखते हैं, मानवीय कार्यों में धर्म की भूमिका के संबंध में तार्किक भाव द्वारा स्थान ग्रहण करना, अर्थात धार्मिक विश्वासों और क्रियाओं का स्थान गैर धार्मिक विश्वासों और क्रियाओं द्वारा ले लेना ही लौकिकीकरण है। राधाकृष्ण बहुत सरल भाषा में कहते हैं, लौकिकता धार्मिक निरपेक्षता और धार्मिक से अस्तित्ववाद है। और मूर ने अपनी एक जो कृति है उसका नाम है द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री। इसमें लौकिकता को दो अर्थों में उल्लेख किया है। पहला है परंपरागत धर्म को सक्रिय रूप से अस्वीकार करना और दूसरा है दैनिक जीवन में धार्मिक नियंत्रण कम होना, धार्मिक सिद्धांत के प्रति विरोध बढ़ना और सांस्कारिक क्रियाओं का स्थान तार्किक क्रियाओं द्वारा लेना। तो बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि लौकिकता में मानवीय व्यवहार की व्याख्या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि तार्किक आधार पर की जाती है। घटनाओं को कार्यक्रम संबंध के आधार पर समझा जाता है और दैनिक जीवन में धर्म का प्रभाव कम होता जाता है और भावात्मक और आत्मगतता का स्थान वैज्ञानिकता और वस्तुनिष्ठता ले जाती है। तो जो ये लौकिकता है जिसको हम पंथ निरपेक्षता कहते हैं, सेक्युलरिज्म, ये राष्ट्र निर्माण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में सहायक हो सकती है। और अब हम सांप्रदायिकता के बारे में बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण की एक ये बहुत बड़ी समस्या है सांप्रदायिकता। पंथवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद और जातिवाद ने राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न की है। समय समय पर भारत में आक्रमणकारी के रूप में विभिन्न धर्मों, प्रजातियों, संस्कृतियों के लोग आते रहे हैं। कई सांस्कृतिक और धार्मिक समूह का तो भारतीय समाज से सामंजस्य हो गया, कई इसमें विलीन हो गए, किंतु कईयों ने अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखा और समय समय पर धार्मिक और सांस्कृतिक तनाव को जन्म दिया। भारत में सांप्रदायिक तनाव और दंगों में वे तनाव गंभीर और महत्वपूर्ण समस्या पैदा करते रहे जो हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए हैं। हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदुओं को शंका की दृष्टि से देखते रहे और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे रहे। दोनों ने एक दूसरे से रक्त रंजित होलियाँ खेली है। सांप्रदायिकता के समान ही भारत में क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद की समस्या भी मुँह बाएं खड़ी होती है। ये चारों समस्या एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे को उत्पन्न करती है और राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं।
यहाँ हम जो मुख्य रूप से सांप्रदायिकता की समस्या पे विचार करेंगे। रेमंड हाउस डिक्शनरी के अनुसार ये कहा गया है, सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह के प्रति न कि समग्र समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है। तो भारत में सांप्रदायिकता अनेक सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक और राजनीतिक कारकों का मिश्रित फल है। आज इसकी जो जड़ें गहरी जम चुकी है, जिसे उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्प, सच्चाई और ईमानदारी पूर्वक प्रयासों की आवश्यकता होती है। सांप्रदायिकता और राष्ट्र निर्माण, इस विषय में अगर हम बात करें तो देखेंगे कि सांप्रदायिकता का राष्ट्र निर्माण में अनेक बाधाएं उत्पन्न करने का एक कारक रहा है। सबसे पहला, देशव्यापी दुष्प्रभाव, नेशन वाइड इम्पैक्ट। सांप्रदायिकता सदैव ही राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक रही है। विभिन्न संप्रदाय के लोगों में अलगाव के भाव पैदा हो जाते हैं, अतः वे कभी भी सारे देश को एक बनाए और राष्ट्रीय उत्थान की बात नहीं सोचते हैं। सांप्रदायिकता ने भावात्मक एकता के लिए भी खतरा उत्पन्न किया है और हिंदू और मुसलमानों में परस्पर मनमुटाव और विरोधी भाव पैदा किए हैं। जब जब भी सांप्रदायिक नेताओं ने विश्व भ्रमण किया है, उसकी लहरें देश के कोने कोने तक पहुंची है। लोगों में तनाव और संघर्ष पैदा हुआ है। विभाजन, घृणा और अविश्वास की भावना तीव्र हुई है और विभिन्न संप्रदाय के लोगों में परस्पर सहयोग और सहिष्णुता पैदा नहीं हो सकी। संपूर्ण देश एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में नहीं उभर सका और राष्ट्रीय जो जीवन है उसमें असुरक्षा उत्पन्न हो गई है। तनाव और संघर्ष के रूप में सांप्रदायिकता के कारण किसी भी संप्रदाय का विकास तो नहीं हुआ, किंतु इसके कारण विभिन्न संप्रदायों के बीच में अविश्वास, घृणा, पूर्वाग्रह और संघर्ष के भाव अवश्य पैदा हो गए। इसके कारण जनधन की हानि हुई है। सांप्रदायिक दंगों उपद्रवों के कारण हजारों लोगों की जानें गई है। मकानें, दुकानें, सरकारें, कार्यालय, इनमें आग लगा दी जाती है। इसके राजनीतिक दुष्परिणाम भी होते हैं। सांप्रदायिकता के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई है। लोगों का प्रशासन और सरकार के प्रति विश्वास उठ जाता है और लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। उनमें असुरक्षा के भाव पैदा होते हैं। आर्थिक विकास में भी ये बाधक हैं। सांप्रदायिकता के कारण समाज की आर्थिक प्रगति जो है अवरुद्ध हुई है। उपद्रव के कारण कई कारखाने, उद्योगों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं से राष्ट्र का जो निर्माण है उसका कार्य बंद हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों में पूंजीपति पूंजी नहीं लगाना चाहते हैं और सांप्रदायिक तनाव पैदा होते रहते हैं। असामाजिक तत्वों में वृद्धि हो जाती है। सांप्रदायिक संघर्षों और उपद्रव के समय असामाजिक तत्वों का खुलकर खेलने का मौका मिलता है। प्रशासन की ढिलाई का वह पूरा लाभ उठाते हैं और समाज को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इससे सामाजिक और सांस्कृतिक विघटन भी होता है। सांप्रदायिकता के कारण सामाजिक और सांस्कृतिक विघटन पैदा होते हैं। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और संस्कृतियों के लोग परस्पर मिल नहीं पाते हैं और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुलतावाद और राष्ट्र निर्माण। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सांस्कृतिक बहुलता अनेक बार बाधाएं उत्पन्न करती है। भारत जैसे देश में सांस्कृतिक बहुलता ने एकीकरण कम और बाधाओं के रूप में ज़्यादा कार्य किया है। सांस्कृतिक बहुलता ने सम्राट अशोक है और अंग्रेज़ों के काल को छोड़कर शायद ही भारत के राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया हो। इसके बहुलतावाद के अनेक रूप हैं जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे, जैसे जातीय बहुलता या जातिवाद। भारत में लगभग 4365 जातीय समूह पाए जाते हैं और प्रत्येक जाति के अपने खान पान, विवाह और सामाजिक सहवास के नियम हैं। और इसके कारण क्या होता है कि संपूर्ण भारत के समाज विभिन्न जातीय खंडों में विभक्त हैं और कई बार जाति भावना के कारण जातिवाद की समस्या पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय बहुलता या क्षेत्रवाद। देश की अखंडता और राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्षेत्रवाद की भावना है। क्षेत्रवाद की दृढ़ भावना सांप्रदायिकता ने ही देश को
देश का जो विभाजन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में किया, और आज़ादी के बाद भी इसी भावना के कारण देश के विभिन्न भागों में पृथक्करण की आवाज़ उठी है। वर्तमान में क्षेत्रवाद के वैज्ञानिक अर्थ के स्थान पर संकुचित अर्थ का प्रयोग हुआ और अपनी भाषा अन्य भाषाओं से उसको श्रेष्ठ समझना। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद अन्य क्षेत्र और संपूर्ण राष्ट्र की तुलना में अपने ही क्षेत्र को श्रेष्ठ मानने और सभी क्षेत्रों में उससे ही श्रेष्ठ मानने में प्राथमिकता देने की पक्षपातपूर्ण भावना है। नेक्स्ट है धार्मिक बहुलता। इसमें हम देखते हैं हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन विभिन्न प्रकार के धर्मावलंबी हमारे देश में निवास करते हैं। इसके अलावा पारसी और यहूदी और जनजातीय धर्मों के मानने वाले लोग भी हैं। मुख्य धर्मों में भी अनेक संप्रदाय व मतांतर पाए जाते हैं। भारत में धर्म ने विभिन्नता के बावजूद भी सामाजिक एकीकरण में योग दिया है, किंतु इसका दूसरा पक्ष भी है। भारत में धर्म ने विघटनकारी भूमिका भी अदा की है। धर्म को लेकर यहाँ देश के विभिन्न भागों में कई बार दंगे हुए हैं, जिनमें विभिन्न धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को अपार जन और धन की हानि पहुँचाई है। नेक्स्ट है भाषाई बहुलता या भाषावाद। भारत एक बहुभाषाई राष्ट्र है। भाषाई जो अलग अलग विविधता है उसके कारण अनेक समस्या पैदा होती है। पृथकतावाद के लिए ये भी उत्तरदायी है। भाषा के नाम पर यहाँ पे एक क्षेत्र व दूसरे क्षेत्र के लोगों में काफ़ी तनाव पाए जाते हैं और इसने देश की एकता को बहुत बाधा पहुँचाई है। जनजातीय बहुलतावाद की बात अगर हम करें, जो जनजातीय दृष्टि से भी भारत में अनेक विभिन्नता पाई जाती है। हमारे देश में 8 करोड़ से भी अधिक जनजातीय लोग निवास करते हैं और प्रत्येक जनजातीय समूह को अपनी विभिन्न संस्कृति और विशिष्ट इनकी संस्कृति और जीवन पद्धति है। कुछ जनजातियाँ अभी भी अपने विकास की आदिम अवस्था में है और कुछ काफ़ी मात्रा में सभ्य हो चुकी है और आधुनिक ढंग का जीवन जी रही है। हम देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनजातीय लोग निवास करते हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और असम राज्य आते हैं और बाकी के प्रांतों में इनकी संख्या बहुत कम है। आज जनजातीय नवीन राजनीतिक व्यवस्था से परिचित तो हैं और इनमें राजनीतिक चेतना ही है, किंतु कई जनजातियाँ अपने अधिकारों की मांग करते हुए पृथक और स्वतंत्र राज्य की मांग भी करते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ और बिहार में झारखंड राज्यों का जो विभाजन हुआ और जनजातियों में शुद्र राजनीतिक जो जागरूकता है उसी का दुष्परिणाम है। नेक्स्ट है प्रजातीय बहुलता। प्रजातीय दृष्टि से भारत को विभिन्न प्रजातियों का अजायबघर या दरवन पात्र भी कहा जाता है। यहाँ विश्व की प्रमुख 3 प्रजातियाँ हैं, सेव, पीत और काली, और इनकी बहुत सारी उपशाखाओं के लोग निवास करते हैं। उत्तरी भारत में आर्य प्रजाति और दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति का बाहुल्य है। आर्यों में विजेता का भाव होने के कारण अपने आप को द्रविड़ों से उच्च मानते हैं। इनकी इसी भावना के कारण राष्ट्र निर्माण में बाधा उत्पन्न हुई। अब हम राष्ट्र निर्माण से संबंधित समस्या और बाधाओं का निराकरण कैसे किया इसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि राष्ट्र निर्माण में सामाजिक और आर्थिक विषमता एक बहुत बड़ी बाधक कारक है। इस विषमता को दूर करने के लिए देश का आर्थिक विकास बहुत आवश्यक है। भाषावाद की समस्या को हल करने के लिए प्रत्येक भाषा को विकसित करने के लिए नियोजित प्रयत्न किए जाने चाहिए और पाठ्य पुस्तकों के रूप में ऐसी पुस्तकों का चयन किया जाना चाहिए जो राष्ट्रीय एकता को जोर देती हो। रेडियो, सिनेमा और टेलीविज़न के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की जो भावना है उसके प्रचार प्रसार हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए। सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, भाषावाद और जातिवाद से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को मुक्त किया जाना चाहिए। और भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं जिसके आधार पर हम राष्ट्र निर्माण से संबंधित जो समस्या है उनकी बाधाओं का निराकरण कर सकते हैं। तो इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राष्ट्र निर्माण का काम कोई सरल काम नहीं है। यहाँ राष्ट्र निर्माण से संबंधित काफ़ी जो समस्या है वो जटिल है